हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी का जो चैप्टर 2 है 20 के दांत, इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में और समझाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहानी के बीच बीच में से पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर आप लोग चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा तो फिर वो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग क्लास में जुड़ सकें। तो क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से एक मैसेज जाएगा या आप लोग इस नंबर पे हाई लिख दीजिएगा तो एक इस प्रकार का मैसेज जाएगा। इसमें लड़के हैं तो ये वाला लिंक दबा के ज्वाइन हो जाइए, लड़की हैं तो व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको नोट्स खरीदना है तो प्ले स्टोर से आज क्लास का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगा आपको एप्लीकेशन पे नोट्स मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग प्रिंट निकाल के अपना नोट्स बना सकते हैं। एक बार आपको पैसा देना है 499 रुपया और 1 साल तक आपको नोट्स मिलते रहेगा। तो अगर लेना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, आज क्लास ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत। 20 के दांत क्या है बाबू? एक कहानी है जो हिंदी का चैप्टर 2 है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग अगर आपके पास हिंदी का बुक है तो आप लोग खोल लीजिए। सबसे पहले आपके पास आता है लेखक परिचय। तो लेखक के बारे में जानेंगे कि भाई 20 के दांत जो कहानी है इसके लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक परिचय सबसे पहले जानते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। अब यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अब बिल्कुल हम यहां पे आपको पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाइए। 20 के दांत, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है। तो 20 के दांत बाबू किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। पहला ऑब्जेक्टिव आपको याद है, नलिन बिलोचन शर्मा। फिर क्वेश्चन आएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो आपको याद है 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां पे हुआ? तो कहीं यहां पे पटना में, और पटना में एक गांव है आपको याद रखना है बदरघाट। पटना में बदरघाट में इनका जन्म हुआ। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां पे हुआ? पटना शहर है। गांव का नाम क्या है? तो बदरघाट। ऐसे आपको याद रखना है। वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे, वो यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे ना, वो जन्म से ही भोजपुरी भाषी यानी भोजपुरी में वो बोलते थे। ठीक है ना, भोजपुरी भाषा में वो बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महाउपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे ये किनके पुत्र थे? देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा किनके पुत्र थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा बाबू किनके पुत्र थे? तो पंडित राम अवतार शर्मा। ये आपको याद है, पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का मतलब क्या हुआ बाबू? सबसे बड़े लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। ये आप लोग याद रखिएगा। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजियस्ट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु प्रांत 12 दिसंबर 1961 तक इसी पद पर बने रहे। यानी इसी पद पर बने हुए उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो यहां पे बाबू देखिए, मेन जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, ये आता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां पे हुआ? पटना। उनके गांव का नाम क्या था? बदरघाट। या तो पटना देगा नहीं तो बदरघाट देगा। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सा भाषा बोलते थे? भोजपुरी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा।
नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ठीक है, उन्होंने फिर पढ़ाई लिखाई किया और लास्ट में ये पटना विश्वविद्यालय के बाबू अध्यापक रहे और 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए। फिर 1959 में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए और फिर इनका 12 दिसंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बस इतना आपको याद रखना है। इतना पैराग्राफ हम आपको पढ़ाए, इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्या आप बना दीजिएगा जल्दी से एक बार, यस या नो। आप लोग याद रखिए, देखिए जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे ना वो आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा तब भी बाबू फायदा है। ठीक है, उसको समझिए काफी अच्छी तरीके से और उसे याद रखिए, ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा किस पार्ट को लिखे हैं, तो आपको पता होगा ना। अगर आप पढ़े रहिएगा 20 के दांत, तो आपको पता रहेगा कि 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। या क्वेश्चन पूछ देगा नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। तो ये सब जब तक आप पाठ नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो पाठ पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। नलिन जी जो लेखक हैं, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, इनकी जो और किताबें ये लिखे हैं वो आप लोग याद रखिएगा। दृष्टिकोण बोर्ड एग्जाम में पूछता है, दृष्टिकोण किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। मानदंड किसने लिखा है? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मानदंड किसने लिखा है, तो ये भी नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र, ये भी किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है, यानी जो ये 20 के दांत जो कहानी है ये कहां से लिया गया है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 20 के दांत जो कहानी है बाबू ये कहां से लिया गया है? तो 20 के दांत जो कहानी है वो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। किससे लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है। ये जो 20 के दांत पाठ है बाबू, यानी जो कहानी है ये क्या दिखाता है? तो मध्यम वर्ग में जो भी अंतर विरोध हो रहे हैं, जो भी उसमें लोग उसको नीचे दबाने का कोशिश कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, उसको ये उजागर करता है। इसे आपको याद रखना है, 20 के दांत कहानी। अब यहां से भी बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा कि दृष्टिकोण के लेखक कौन है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, मानदंड के लेखक कौन है, या विशेष प्रेमचंद के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा। और जो ये 20 के दांत कहानी है ये कहां से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से ये लिया गया है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 20 के दांत कहानी है ये किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो 20 के दांत जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग चलते हैं पाठ पे। ठीक है ना, जो ये तो हम लोग लेखक के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं बाबू यहां पे पाठ पे। ठीक है ना, इसको काफी अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। 20 के दांत कहानी अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक दाग धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास न भटक पाए। अभी इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव भी यहां से आता है। सेन साहब है, अब देखिए कहानी में एक सेन साहब, साहब जुड़ा हुआ है, यानी ये पैसे वाले हैं। ठीक है, इनके पास महल है, गाड़ी है, सब चीज है। ये कहानी में बाबू अमीर आदमी है, यानी पैसे वाले आदमी है, सेन साहब। ठीक है, तो सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, यानी बरसाती नहीं होता है ना, गाड़ी के लिए बनाया जाता है बरसाती, उसमें गाड़ी को अंदर लगा दिया जाता है। ठीक है, वो जिसपे पानी नहीं पड़ता है। गाड़ी खड़ी है काली रंग की, यानी जो सेन साहब की गाड़ी है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आता है, सेन साहब की गाड़ी किस कलर की थी? तो आपको याद नहीं, जो सेन साहब की गाड़ी है ये काली कलर की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गाड़ी का नाम क्या है? स्ट्रीमल इंड। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या है, तो सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या है बाबू? स्ट्रीमल इंड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इतनी सुंदर है, एकदम कोयल की तरह। कोयल एकदम काली होती है ना, देखने में बहुत सुंदर लगती है, एकदम कोयल की तरह एकदम काली है। ठीक है ना, लग रहा है कि कब घोंसला में से उड़ जाए। ठीक है, ऐसे उनकी गाड़ी लग रही है। सेन साहब को इस कार पे नाज है, गुमान है कि बहुत सुंदर कार है। ठीक है,
बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो सेन साहब की गाड़ी है इसकी कीमत क्या थी। तो सेन साहब की जो कार थी उसका प्राइस यानी कीमत कितना था, तो 7,500 था। इसे आप लोग याद रखिएगा। काला रंग था, यानी जो मतलब सेन साहब की जो कार थी ना एकदम काली रंग की थी, और इतना क्लीन था कि उसमें आप चेहरा, अगर गाड़ी पे ताकिएगा ना उसमें चेहरा आपको दिख जाएगा, इतना क्लीन। कहीं पर अगर एक भी दाग धब्बा दिख जाए, अगर कहीं पे गाड़ी पे एक दाग धब्बा दिख जाए, तो क्लीनर, क्लीनर यानी गाड़ी साफ करने वाला, सोफर यानी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, इनकी सामत ही समझो, यानी उसको मारेंगे नहीं, बाकी बात से बहुत ज्यादा सुनाएंगे, ठीक है ना। ये होता है, मतलब क्लीनर और जो सोफर थे, गाड़ी साफ करने वाले थे, और जो सोफर थे ड्राइवर, उसकी सामत नहीं, उसकी खैर नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए। मेम साहब की सख्त ताकीद है, यानी जो मेम साहब अब कौन हुई, तो सेन साहब की पत्नी, यानी मिसेज सेन। तो सेन साहब की जो पत्नी है उनकी साफ साफ आदेश है, ताकीद का मतलब क्या होता है, आदेश। साफ साफ आदेश है कि खोखा खोखी, खोखा खोखी का मतलब होता है बाबू, आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है बच्चा और बच्ची, इसे आप लोग याद रखिए। बच्चा बच्ची यानी लड़का लड़की गाड़ी के पास ना भटक पाए, यानी गाड़ी को ना भटके न छुए, ठीक है। तो इतना हम आपको पढ़ाए, इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बात है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि सेन साहब की जो कार थी वो किस कलर की थी, काले रंग की थी। सेन साहब की कार की नाम क्या था, तो स्ट्रीमरलिंड था। सेन साहब की जो कार थी वो कितने रुपए की थी, 7,500 रुपए की थी, ठीक है। सेन साहब, यहाँ पे खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ये सब आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, पांचों ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तंजीम की तो जीती जागती मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन उन्हें क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें पूरी तालीम दी गई है, ठीक है, उनकी पूरी तालीम दी गई है। लड़कियां क्या है, कठपुतली हैं, और माता पिता को इस बात पे गर्व है। वे कभी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं हैं, वो दौड़ती हैं और वो खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये सब बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं। ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पे ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ यहां पे सीखना चाहे तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना, ठीक है। सेन परिवार की मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों को से घींच कर कहते हैं कि तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे अब्बे, वहां पे लिखा है अब्बे, फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है जो तुम लोग मेरे घर तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे मेरे घर में कुछ भी नहीं रह सकता है। अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा पढ़े, आपको हम बिल्कुल शुरू से समझाते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो आपको याद रखना है सेन साहब की टोटल जो है वो 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो सेन साहब की 5 लड़की हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं बाबू कैसी हैं, तो आपको याद ना, सुशील यानी समझदार है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और 5 जो है ना तहजीब की, मतलब उसमें ना बहुत ही सुशील है, समझदार है, उसमें तहजीब बोला जाता है, समझदारी। समझदारी उन लोगों में कूट कूट कर भरा है, ठीक है ना। और मिस्टर सिंह और मिसेज जो मिस्टर सिंह है और उनकी जो सेन साहब है, मिस्टर सेन मतलब सेन साहब है और उनकी जो पत्नी है, ये उनको नहीं सिखाया है कि तुमको क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर सिखा दिया गया है कि तुमको क्या नहीं करना चाहिए। पहले होता है ना कि लड़कियों को घर में रखिए, उसको बाहर ना निकलने दीजिए, उसको जोर से बोलने ना दीजिए, जोर से हंसने ना दीजिए, ठीक है, इसको स्कूल ना मत भेजिए पढ़ने के लिए, घर में पढ़ाइए। तो ये सेन साहब मतलब समाज में अच्छा बनने के लिए सेन साहब जो है वो लड़कियों को क्या समझते थे, तो लड़कियों को समझते थे कठपुतली। कठपुतली बोला जाता है ना, जैसे उंगली में ऐसे धागा बांध के नीचे उंगली के इशारे से नचाया जाता है, एक गुड़िया रहती है नीचे नाचता है, ऐसे करने पे कठपुतली। आप लोग भी देखें, नहीं देखें यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिएगा कठपुतली। तो सेन साहब अपनी बेटियों को कठपुतली समझते थे। वो बोलते थे कि मैं जो बोलूंगा वही मेरी बेटी करेगी। और सेन साहब की बेटी भी बिल्कुल एकदम सुशील थी, जो माता पिता बोलते थे वही करते थे। सेन साहब की जो लड़की है वो किलकारी मार कर, यानी खुल के हंस भी नहीं सकती है, ताकि पड़ोसी के घर सुना जाए और सेन साहब की शिकायत हो जाए। उनको हंसना है लेकिन मुस्कुरा के हंसना है, उसको खेलना भी है, दौड़ना भी है, लेकिन शाम के वक्त उसको खेलना है लड़कियों को और दौड़ना है, ठीक है।
यानी कहने का मतलब यह है कि लड़कियों के ऊपर खास नजर है सेन साहब और उनकी पत्नी को, ठीक है। और लड़की को जैसे मतलब पांचों लड़कियों को जैसे बोलते थे वैसी वो पांचों लड़कियां करती थी। और जो बगल के जो लोग थे ना, पड़ोस के जो लोग थे, वो बोलते थे अपने बच्चे को, अपने बच्चे से कंपैरिजन करते थे, एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की पुत्रियां हैं, सीखो, तुम सेन साहब की बेटियों से सीखो कि कैसे रहना चाहिए, ठीक है। ये आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है तो उनसे मोटर कार की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। अब देखिए, सेन साहब को 5 गो लड़की हो जाती है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, 5 गो लड़की हो जाती है। सेन साहब बूढ़े हो जाते हैं। अब इस आस में अब आस छोड़ देते हैं कि अब मुझे बेटा भी होगा, बेटे की आस में 5 गो बेटी हो जाती है। अब 6वां नंबर पे होता है खोखा, बूढ़ा, वृद्धावस्था में। अब जो खोखा है ना, वृद्धावस्था में होता है और खोखा को इतना लाड़ दुलार मिल जाता है कि खोखा बिगड़ जाता है, बदमाश हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बोला गया है, जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, नहीं, जो सेन साहब की लड़कियां हैं वो मोटर कार को से कोई खतरा नहीं है, वो कार के पास जाती भी नहीं है। जो सेन साहब की गाड़ी है स्ट्रीमरलैंड, वहां पे वो जाती भी नहीं है, उसको छूती भी नहीं है, ना उसके आसपास भटकती है। तो लड़कियों से तो कोई भी खतरा नहीं है सेन साहब की कार को। लेकिन खोखा भी तो है। जो खोखा है बाबू, 6ठा नंबर पे जन्म लिया है सेन साहब के परिवार में। और ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है, सेन साहब का लड़का है और ये बहुत बदमाश है, ठीक है ना। एक ही लड़का है, बदमाश हो गया है। खोखा जो एक ही है, यानी खोखा एक ही है बस। सेन साहब का बेटा एक है, बेटी 5 गो है, तो 5 गो बेटी पे से बेटा हुआ है खोखा। तो इसको इतना लाड़ दुलार मिल गया कि ये क्या हो गया बाबू, बिगड़ गया। सबसे छोटा है, यानी जो खोखा है ये सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। जो खोखा है ना, ये नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का क्या है बाबू, तारा है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जो खोखा है ये नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुकात किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सच में बूढ़े नहीं लगते हैं। जो मतलब सेन साहब की जो पत्नी हैं वो बोलती हैं कि मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूं, ठीक है ना, मैं अभी जवान हूं, सुंदरी हूं, बहुत ही खूबसूरत हूं। मतलब बुढ़ापे से और मतलब अपना कंपेयर नहीं करती थी, वो बोलती थी कि अभी मैं जवान हूं, ठीक है ना, बूढ़ा नहीं हुई हूं। और सेन साहब भी सचमुच देखने में बूढ़े नहीं लगते हैं, ठीक है, अभी ये जवान लगते हैं। लेकिन ये सेन साहब और उनकी पत्नी ये बूढ़े हो गए हैं। लेकिन सेन साहब की पत्नी मतलब अपने आसपास बुढ़ापा शब्द भी नहीं आने देती हैं, बोलती हैं कि अभी मैं जवान हूं। और सेन साहब को देखने पे भी लगता है कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी जवान हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभार तब जाकर हुआ था जब तक उनकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, यह अस्वाभाविक नहीं था कि वो अपने घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है। अब जब सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, इनको लड़के की चाह में 5 गो बेटी हो गई। अब जब लास्ट में बूढ़े हो गए सेन साहब और उनकी पत्नी, तो लास्ट में नाउम्मीद बुढ़ापे, यानी उम्मीद जब टूट गया था, तब क्या हुआ बाबू, खोखा जन्म लिया, यानी इनको बच्चा लड़का पैदा हुआ। फिर इस खोखा को इतना सेन साहब और उनकी पत्नी इतना दुलार दे देते हैं, इतना लाड़ प्यार दे देते हैं कि खोखा क्या होता है बाबू, बिगड़ जाता है। और जो भी घर का नियम है ना उसका उल्टा काम करता है, ठीक है ना। बेटी के लिए अलग नियम है, बेटा के लिए अलग नियम है, लेकिन ये बेटा का जो नियम बना है उसको भी नहीं मानता है, उसके उलट चलता है, घर के नियमों की धज्जियां उड़ा देता है, यानी घर के नियमों का भी अपवाद है। अब देखिए, मोटर कार को खतरा हो सकता था तो खोखा से, यानी जो खोखा था बहुत बदमाश था, क्या करेगा, जाके गाड़ी का शीशा फोड़ देगा, गाड़ी का हवा निकाल देगा। तो मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मोटर कार को अगर खतरा है तो बाबू किससे है, तो मोटर कार को अगर खतरा है तो खोखा से है। आगे चलिए, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखे के लिए अलग और दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी वैसी दी जा रही है। बात यह है कि खोखा दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं,
भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बातचीत के विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अब यहां पर देखिए जो बड़े घर के लोग हैं, अब इससे पहले सेन साहब का बात कर लिया जाए। सेन साहब की बाबू पांचों लड़की थी, नाम आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सेन साहब की लड़कियों के नाम लिखें। तो सेन साहब की 5 गो लड़की है, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, ये पांचों उनकी लड़की हैं। जो लड़की हैं इसके लिए अलग घर के नियम हैं। लड़कियां कस के खिलखिला के हंस नहीं सकती हैं, कस के दौड़ फान भी नहीं कर सकती, स्कूल जाके पढ़ नहीं सकती हैं, यानी लड़कियों के लिए अलग नियम है। और जो खोखा है उसके लिए अलग नियम है, वो दौड़ के हंस सकता है, किसी को मार सकता है, घर में घूम सकता है, कुछ भी तोड़ फोड़ सकता है, उसके लिए कोई मतलब नियम नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए अलग नियम है। और सेन साहब जो है वो बार बार बोलते हैं कि सेन साहब अपने बाप का लड़का है, यानी अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे इंजीनियर होना है। यानी बार बार सेन साहब बोलते हैं कि मैं अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। और सेन साहब का जो सिद्धांत था उसको भी बदल दिया गया, यानी खोखा के द्वारा, यानी खोखा कुछ भी सुनता ही नहीं था, इतना उसको लाड़ दुलार मिल गया कि जो भी घर का नियम है ये नहीं करना है, उसको भी वो क्या करता था, वही करता था जो उसके मन में आता था। यानी घर के नियमों को, यानी सिद्धांतों को भी खोखा बदल दिया था, आपको याद रखना है। और सेन साहब के जो घर था बहुत ही बड़ा, इसमें एक भड़कीले ड्राइंग रूम था, यानी यहां पे सेन साहब के दोस्त आते थे, बैठते थे और बातचीत करते थे, ठीक है। और जब बातचीत का अभाव हो जाता था, होता है ना कि बात करते करते टॉपिक कम पड़ जाता है, अब सब लोग आ जाते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा क्या करता है, अब इस पे बात होने लगता है, ठीक है। तब सेन साहब बड़े मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बेफिजूल है, ठीक है ना, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब होता है ना कि सेन साहब के घर पे मान लीजिए 5-7 आदमी आए हैं, ड्राइंग हॉल में बैठे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात का भाव हो जाता है, नहीं बात का टॉपिक खत्म हो जाता है, तब भी लोग क्या करने लगते हैं, अपने अपने बेटे का बात उभार देते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है। इसी में जो सेन साहब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई क्या है, पढ़ाई लिखाई जो है बेफिजूल है, यानी किसी काम का नहीं है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाऊंगा और इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन सेन साहब को यह पता नहीं है कि लड़का पढ़ लिख के ही बिजनेसमैन बनेगा, इंजीनियर बनेगा। सेन साहब को यह पता नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके ही बिजनेसमैन बनना है। वो पढ़ाई लिखाई को बेफिजूल बताते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि आजकल का जो पढ़ाई लिखाई है वो बेफिजूल है, वह तो अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि यहां पे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं अभी यह इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ रहेंगी। हिंदुस्तानी लोग ये नहीं समझते हैं। लोग, अब सेन साहब बोल रहे हैं मैं तो अपने बेटे को भाई इंजीनियर बनाऊंगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो कारखाने का बढ़ई मिस्त्री है उसको अपने घर पे बुलाया है, और उसी के साथ वो क्या करेगा, 2 से 3 घंटा जो कासू है मेरा बेटा उसके साथ रहेगा और कुछ ठोक पीट करेगा, मतलब बढ़ई के साथ काम सीखेगा, तो ये इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन सेन साहब को पता नहीं है कि बढ़ई के साथ काम करके इंजीनियर नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन सेन साहब पढ़ाई लिखाई को बेफिजूल बताते हैं और बोलते हैं कि बढ़ई, लोग बोलते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैं किंडरगार्टन स्कूल में नहीं भेजूंगा। कारखाने की बढ़ई, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं, कारखाने का बढ़ई आएगा, 1-2 घंटा कासू के साथ काम करेगा, औजार के साथ उसका हाथ अभी से वाकिफ हो जाएगा। वाकिफ का अर्थ होता है परिचित, यानी औजार चलाने कासू को आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। उनमें से साहब धारण किए साहब हैसियत की धारण से अखबार निवासी भी थे और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था जो खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार था, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी तो सेन साहब से पूछा कि बच्चे स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते तो सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। अब यहां पे बाबू क्या हुआ, आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब
ड्राइंग हॉल में बैठे थे और सेन साहब भी दोस्त वैसे बनाते थे कि जो अपने हैसियत का हो, यानी अपने हैसियत के हिसाब से वो अपना दोस्त बनाते थे। तो पत्रकार महोदय एक थे, वो भी मतलब सेन साहब के दोस्त थे, वो भी ड्राइंग हॉल में बैठे थे। और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी क्या थे, हॉल में बैठे हुए थे, ड्राइंग हॉल में। पत्रकार महोदय के साथ एक लड़का था, बहुत ही छोटा था लेकिन समझदार था। तो एक आदमी ने पत्रकार महोदय के लड़के का बड़ाई कर दिया। अब इतने में ही जो सेन साहब थे उनको आग लग गया, जलन होने लगा। पूछे कि क्या ये बच्चा स्कूल जाता ही होगा, मतलब ऐसे मजाक उड़ाए, ये बच्चा स्कूल जाता ही होगा, लेकिन मैं तो अपने बेटे को बिना पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बना दूंगा, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूं। और वे बातें दोहराते नहीं थकते, यानी ये बार बार ऐसे ही बोलते थे। मतलब कोई पत्रकार महोदय के लड़के का बड़ाई कर दिया कि आपका लड़का बहुत ही अच्छा है, सुशील है, कोई बदमाशी नहीं दिख रहा है इस लड़के में, बहुत ही अच्छा है। इतने में जो सेन साहब है भड़क जाते, बोलते हैं मैं तो अपने बच्चे को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है ना, ये लड़का स्कूल जाता ही होगा लेकिन मेरा लड़का स्कूल नहीं जाएगा, आज से उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, मतलब अपना बड़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे जब तक उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है। पत्रकार महोदय देखते हैं कि सेन साहब जलना शुरू कर दिए हैं मेरे बच्चे से, ठीक है, मेरे बच्चे का बड़ाई हुआ तो सेन साहब जलने लगे। तो पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। तब इनसे पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। सेन साहब तो बोल रहे थे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाएंगे, आप पत्रकार महोदय आप क्या बनाइएगा। तब पत्रकार महोदय बोलते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग से ऐंठ कर रह गए। अब यहां पे जो पत्रकार महोदय बोलते हैं कि मैं अपने बेटे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मेरे बेटे को जो मन वो बनेगा, उसको पूरी आजादी रहेगी, ठीक है ना, उसको जो काम करना है करे, बिजनेसमैन बनना चाहेगा बिजनेसमैन बने, इंजीनियर बनना रहेगा इंजीनियर बने, डॉक्टर बनना रहेगा वो डॉक्टर बने, मैं कोई दबाव नहीं दूंगा, उसको जो मर्जी करे वो बनेगा, और जो बोलेगा पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊंगा। अब इस बात से जो सेन साहब है ये ऐंठ के रह गए। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आता है बाबू कि किसने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसमें उसका पूरा आजादी है, ठीक है, ये कौन बोला था, पत्रकार महोदय। ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, एक औरत से उलझ रहा था, उलझना का मतलब झगड़ा, एक औरत से झगड़ा कर रहा था। औरत के पास 5-6 साल का एक बच्चा खड़ा था जिससे वह रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपट रहा था। अब यहां पे जैसे ही ड्राइंग हॉल में यह बात चल रहा था कि आपका लड़का क्या करेगा, आपका लड़का क्या करेगा, तो बाहर बाबू शोरगुल सुनाई देने लगा। अब सेन साहब और उनके जो मित्र बैठ के बात कर रहे थे वो बाबू अब एकाएक बाहर निकले। तो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जो सेन साहब का ड्राइवर है वो एक सेन साहब का ड्राइवर है, एक औरत है और एक 5-6 साल का छोटा बच्चा है। कितने साल का, 5-6 साल का छोटा बच्चा है। और वो जो छोटा बच्चा है वो सोफर की तरफ झपट रहा है, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर की ओर झपट रहा है मारने के लिए। आगे चलिए क्यों मारता है आगे देखिए। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। जो सेन साहब थे उनको देख के जो औरत बाहर खड़ी हुई थी और उसके पास जो छोटा बच्चा था, औरत के पास औरत आई थी और उसके पास एक छोटा बच्चा था, ठीक है। अब औरत सेन साहब को देख के सहम गई, डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यानी जो छोटा बच्चा था वो कौन था बाबू, मदन था। वो जो गरीब महिला जो बाहर खड़ी थी उसी का लड़का था मदन। मदन का उम्र कितना था, 5-6 साल का। इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा मदन का उम्र कितना था, 5-6 साल का। और मदन ही छौंक रहा था सोफर यानी ड्राइवर को पीटने के लिए, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही सेन साहब बाहर आते हैं तो मदन की मां सेन साहब को देख के सहम जाती है, डर जाती है, ठीक है। और सेन साहब के तरफ जो सोफर है बढ़ता है और बहुत ही अदब के साथ बोलता है कि देखिए साहब, मदन जो है ना गाड़ी छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, मैं तो उसे पकड़कर जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझे मारने दौड़ा। अब उसकी मां आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की मां कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब की सटे ओंठ को देखकर चुप हो गई। सेन साहब बड़े
श्यांत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना फिर वो ऐसी हरकत ना करे। यानी सोफर का कहना है कि देखिए सेन साहब, मदन जो है ना गाड़ी छू रहा था, लेकिन गाड़ी छूता गंदा हो जाता आपका गाड़ी, इसीलिए मदन को हमने हटा दिया। तो इस पे मदन और मदन की मां आकर मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर जो सेन साहब हैं, मालिक हैं भाई, गांव में बहुत अमीर आदमी है, और जो मदन के पिता है ना, जो औरत है, उसके हस्बैंड भी सेन साहब की यहाँ पे काम करते हैं। तो सेन साहब को देख के वो औरत डर गई, वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन सेन साहब के गुस्से रवैये को देख के वो शांत हो जाती है। उस पे सेन साहब बोलते हैं कि मदन की मां, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी वो गलती ना करे दोबारा। मदन की मां अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था, वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया तो चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? यानी देखिए यहां पे कहानी को समझिए। सेन साहब का बाबू बहुत बड़ा कंपनी है, इसमें जो मदन है ना, मदन जो गाड़ी छू रहा था, मदन के पिताजी सेन साहब के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मदन जो है बाबू, वो आके सेन साहब का गाड़ी छूने का कोशिश करता है। सोफर क्या करता है? ढकेल देता है। ढकेलता है तो मदन का घुटना फूट जाता है। घुटना फूटता है, उससे खून निकलता है। मदन जाता है, अपनी माँ को बुला लाता है। माँ जो है बाबू, वो माँ जो है वो सेन साहब के यहाँ पे आती है, ड्राइवर से पूछती होगी कि क्यों इसे धक्का दिया, क्यों ठेवना फूट गया। मदन जो है छौंक रहा था सोफर को पीटने के लिए। तो फिर सेन साहब आते हैं बाहर। तो सेन साहब बाहर आते हैं तो मदन की माँ देख के डर जाती है, क्योंकि उसके पति सेन साहब के यहाँ पे काम करते हैं। तो मालिक हुए सेन साहब, तो मालिक को देख के सहम गई औरत। और फिर क्या हुआ कि सेन साहब बोले, मतलब ये मदन की माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सेन साहब का ज्यादा गुस्सा देखकर वो शांत हो गई। सेन साहब भी उल्टा बोलते हैं कि जाओ मदन को लेके यहां से चले जाओ, और फिर यहां देखना कि मदन दूसरी बार ऐसी हिमाकत ना करे। अब जो मदन है ना, उसका घुटना फूटा हुआ है, उससे खून निकल रहा है। वो पहुंचते हुए मदन को लेके जाने लगती है, ठीक है, मदन की तरफ जाने लगती है। यहां पे लिखा गया है कि जो सोफर है ना, वो मदन को गाड़ी छूने गया है, तो उस मदन को ढकेल दिया है। मदन क्या है, घुटने के बल गिर गया है और उसका घुटना फूट गया है, यही लिखा गया है। अब यहां पे लिखा गया है कि लेकिन मामूली किरानी के बेटा, यानी जो मदन के पिताजी थे, वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, किरानी थे। किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, चोट आ गई। तो एक आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई? यानी बड़े लोग जो हैं, वो गरीब लोग को अगर पीट दे, मार दे, फोड़ दे कपारों पर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ बड़ी इसमें बात नहीं है, ठीक है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। अब इससे पहले यहां पे आप देखिए, एक लाइन यहां पे छूट गया है। यहां पे सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के, जब मदन जो है ना बार बार लपक रहा था ड्राइवर को मारने के लिए, तो सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। यहां पे एक लाइन छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सेन साहब जब जैसे लपक रहा था मदन ड्राइवर को मारने के लिए झपट रहा था, तो सेन साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के जो है ना, वो आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते। ये किसने बोला? तो सेन साहब ने बोला। किसको बोले थे ये बात? तो मदन को बोले थे, क्योंकि मदन जो है बार बार झपट रहा था ड्राइवर को मारने के लिए, ठीक है। तो सेन साहब इसी बात पे बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, ठीक इसी वक्त जब घुटने की खून पहुंचते हुए मदन को लेके उसकी मां चली गई, तो पीछे से खटखट की आवाज सुनाई दिया। सेन साहब तेजी से लपके, सोफर भी दौड़ा। सोफर यानी ड्राइवर भी पीछे गया गाड़ी के, ठीक है। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। यानी जो लोग थे घर की सीढ़ी से आए, बोले जो सेन साहब के दोस्त चलते हैं अब घर, ठीक है। तो गाड़ी के अपने अपने गाड़ी के पास गए। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। अब सब लोग देखते हैं कि भाई पीछे से क्या खटखट आवाज सुनाई दे रहा है। सब लोग दौड़ते हैं पीछे, तो पीछे देखते हैं
कि सेन साहब कासू को गोदी में ले लिए हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के डांट रहे हैं। वहीं पे मदन जो था गलती किया था तो उसको बहुत ही कस के डांट रहे थे, ठीक है। और अपने बेटे को क्या, गाड़ी का कांच का मतलब गाड़ी का पीछे का बत्ती होता है लाल लाल कलर का, उसको फोड़ दिया था। तो उसको गोद में उठा के प्यार से मुस्कुराहट के साथ क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में भी अभी से इतनी दिलचस्पी है क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। अब सेन साहब अपने बेटे का बचाव करते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि बहुत शरारती हो गया है कासू, मेरा लड़का जो कासू है ना वो बहुत ही शरारती हो गया है, देखना चाहता है, हरदम मोटर गाड़ी के पीछे पड़ गया है, इंजीनियर बनना चाहता है, इसीलिए देखना चाह रहा है कि इस बत्ती के, इस लाइट के पीछे क्या है। यानी वो क्या किया था, तोड़ दिया था किसी से, अब ये छुपाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि वो गाड़ी के पीछे पड़ गया है, इंजीनियर बनना चाहता है, अभी से ही इसमें इंजीनियर वाले गुण दिखाई दे रहे हैं, वो सोच रहा है कि पीछे इस बत्ती में क्या है, खोल के देखना चाहता है, ठीक है। आगे चलिए, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसी के कार की ओर चले, तो वो अपने मित्रों के भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते ही तो कुछ समझ पाते, इतने में ही शक ही था कि मिस्टर सिंह ने अपने कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पे गई, उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो परेशानी के हालत में खड़े हो गए, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दिया, ड्राइवर जरा दूसरी चक्का भी देख लो, पंप लाकर हवा भर दो और वहां लाइन में कुर्सी लगवा दो, तब तक वहां पे हम लोग बैठते हैं। अब जैसे ये बात खत्म होता है, शीशा जो गाड़ी का पीछे का बत्ती है वो तोड़ दिए हैं। अब सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने अपने कार में बैठ के। सब लोग अपना अपना कार में बैठ के जाते हैं तो मिस्टर सिंह देखते हैं कि मेरा तो कार का आगे का पहिया, उसमें हवा निकल गया है। अब जो सेन साहब है वो बोलते हैं ऐसा तो नहीं कि ये कासू किया, यानी सेन साहब का जो लड़का है बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि ये कासू ने कर दिया, हवा निकाल दिया था गाड़ी का, ठीक है। तो सेन साहब बोलते हैं कि जो ड्राइवर है उसे सोफर से कि जाओ पंप लेके आओ और गाड़ी का हवा भर दो, और जो कुर्सियां ना उसको बरांडे में लगा दो, तब तक हम वहां पे बैठ के बात कर रहे हैं, तब तक आप गाड़ी में हवा भर दो, ठीक है। ड्राइवर ने कार का एक चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे की ओर पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। अब यहां पे बाबू क्या होता है कि जो मतलब पहला चक्का देखता है वो भी पंचर, उसमें का भी हवा निकला है, पिछला वाला में के भी हवा निकल गया है। अब देखता है तो बोलता है कि ये कासू बाबू का ही काम है, कासू बाबू ही खेल रहे थे, वही पंचर किए हैं। और जाके बोलता है, इतना बताता है सेन साहब से कि कासू बाबू का ही काम है, आपके लड़के का ही काम है, वही इधर खेल रहे थे, वही हवा निकाले हैं, और चला जाता है पंप लाने हवा भरने के लिए। मुखर्जी साहब गाड़ी कुशल थी, यानी एक और इनके जो थे मुखर्जी साहब, उनके गाड़ी में कुछ नहीं होता, वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने, वो चल दिए गाड़ी उठा के अपना। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सी लगाकर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिला में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के की हवा निकालने की हिमाकत जान ली थी, मौका मिलते ही शरारत कर गुजरा था। उनका अपना ख्याल था कि इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। अब मिस्टर सिंह और सेन साहब दोनों आदमी मतलब बैठ के बरामदा में बात कर रहे हैं, और सेन साहब फिर बोलते हैं कि कासू बहुत बदमाश हो गया, उसको इंजीनियर बनने की इतनी ज्यादा बेचैनी है कि वो गाड़ी तक का हवा भी निकाल दे रहे। यानी कासू का हमेशा वो क्या करते हैं, उसके बदमाशी पे भी पर्दा डाल देते हैं और उसको बचाते रहते हैं कि कासू बहुत ही बदमाश हो गया, उसको अभी से ही मतलब बहुत ही दिलचस्पी है गाड़ी वड़ी बनाने वनाने में, ठीक है ना, सॉरी इंजीनियर बनने में, इसलिए वो गाड़ी का हवा निकाल दिया। सेन साहब अंदर लेटे तो बेवरा को मदन के पिता गिरधर लाल को उनकी फैक्ट्री में किरानी था। यहां पे क्या लिखा है, सेन साहब अंदर लौटे तो बेवरा को मदन के पिता गिरधर लाल को जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, यहाँ पे अहकते के लिए कोने में
आउट हाउस में रहता था। बुला लाने की हुक्म दिया गया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलायस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर। अब यहां पे देखिए, जब सब लोग चले जाते हैं बात बात करके, तब यहां पे सेन साहब जाते हैं अपना किरानी गिरधर के पास। गिरधर कौन है बाबू? तो वही सेन साहब का बेटा, जिसका बेटा गाड़ी छू रहा था और जाके सोफर को मारने के लिए दौड़ रहा था। और गिरधर को ये क्या दिए हैं? आउट हाउस में, यानी बगल में ही, अपने घर के बगल में ही एक छोटा सा घर दिए हैं, जिसमें गिरधर रहता था और उसकी पत्नी जो आई थी औरत, और उसका लड़का मदन रहता था। अब क्या किए कि इस मतलब बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा छौंक रहा था मारने के लिए, तो गिरधर को बुलाते। गिरधर ऐसे आता है अपने मालिक के सामने, लगता है कि कोई खून किया, ऐसे सहमे हुए आता है, सेन साहब के सामने खड़ा हो जाता है। और जो सेन साहब हैं वो मतलब मीठा आवाज में बोलना शुरू करते हैं कि मदन आजकल बहुत शोक हो गया, यानी बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं कि गाड़ी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालात क्या होती तुम जानते हो। उसे संभालने की कोशिश करो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। अब सेन साहब उसको बोलते हैं कि जो मदन था वो तो गाड़ी छू के गंदा कर ही रहा था, और जैसे ही मेरा ड्राइवर जाता है बोलता है कि मदन गाड़ी को मत छू, गंदा ना करो, तो मदन को मारने दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूं, तुम्हारे बेटे का भलाई चाहता हूं, तो तुम क्या करो, उसको समझाओ, ठीक है ना। बहुत ही बदमाश हो गया है, उसको समझाओ, नहीं तो ऐसे ही लड़के जो है ना आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। कौन बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं? ये सेन साहब बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, मदन के लिए बोलते हैं। और बोलते हैं कि उसे संभालने की कोशिश करो, बदमाश हो रहा है उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। फिर बोलते हैं, जो सेन साहब हैं वो किरानी से बोलते हैं, गिरधर लाल उसी का लड़का है मदन, बोलते हैं कि ऐसी बात अगर आगे से हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसको संभालो, ठीक है, और तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल ने कार्टर से आते हुए मदन को चित्कार से सेन साहब के आरामदेह संयोजन गूंज उठा। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुलझकर पिता ने सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीबी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। अब मदन के पिताजी जाते हैं और मदन को लगते हैं मारने। इतना मारते हैं, मदन का ये घर मतलब गिरधर लाल का घर है और कुछ ही दूरी पे सेन साहब का घर है। अब रात में जाते हैं और सेन साहब की पत्नी सोए थे, तो मदन को इतना मारते हैं कि सेन साहब और उनकी पत्नी का नींद में खलल पड़ जाता है, जग जाते हैं। खूब मदन चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, तो उसकी वाइफ बोलती है, सेन साहब की पत्नी बोलती है, गिरधर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी जो है औरत है वही बिगाड़ी है मदन को। मदन की यही दवाई है। मदन को बोलता है लो सेन साहब और उसकी पत्नी कि मदन के लिए यही दवाई है, पिटाते रहेगा, यही उसके लिए दवाई है, बहुत बदतमीज है। मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखा तो शायद ठीक हो जाएगा। यहां पे स्फेयर द रॉड एंड यहां पे स्पॉइल द चाइल्ड, यहां पे वो इंग्लिश में बोलती हैं कि मतलब मदन का यही दवाई है, उसको पीटने रहना चाहिए। मेरा तो तबीयत ऐसा हुआ कि उस कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन नहीं उधेड़ी, ठीक है ना। लेकिन गिरधर भी बहुत अच्छा है, उसको पीटता है, बहुत अच्छा करता है। गिरधर अपना लड़का को नहीं देख रहा है कि मेरा लड़का कितना बदमाश है, मदन के पीछे पड़ा है, ठीक है ना। वो गाड़ी छुआ भी नहीं था। मदन की यही दवाई है, ऐसे ही उसका खाल उधेड़ते रहा तो शायद वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माता सेन की नींद चटक गई। अब जो सेन साहब की जो पत्नी थी उनकी नींद चटक गई, अब नींद नहीं लग रही थी। उन्हें मदन की करतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबकाहट से झींक आ रही थी। अब मदन चिल्ला रहा था वो अलग, और इसके पति जो सेन साहब है वो अलग मतलब बोल रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब जो सेन साहब की पत्नी है उनका दिमाग और चटक गया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने भी झींक मदन पर ही उतारी। जो सेन साहब की पत्नी है वो मदन पे ही सारा गुस्सा उतारती। अपने पति के बकबकाहट पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने
पति पे गुस्सा मतलब अपने पति पे गुस्सा उनको आ रहा था, लेकिन सारा गुस्सा मदन पे ही उतारी। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त गर्दन रुक गया। खैरियत है कि उसकी सिसकियां सेन साहब के सयान तक नहीं पहुंच सकी। अब फिर क्या हुआ कि मतलब मदन पिटा रहा था तो उसका आवाज जा ही रहा था और सेन साहब की बकबक चालू था, तो फिर वो सोच के रुक गया कि मतलब सेन साहब की जो पत्नी थी ना, बकबक से उनका माथा खराब हो गया, तो सेन साहब पे तो बोल नहीं सकती थी। मदन को बोली कि कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। उतने में मतलब कुछ देर के बाद मदन चुप हो जाता है, सिसकी लेने लगता है, लेकिन सिसकी सेन साहब के घर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढम मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कुत्ता खोखा बंगले के आहत बगवानी गली में, बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब दूसरा दिन उल्टा मामला हो गया। अब खोखा देखा कि जो गांव के लड़के हैं, आवारागर्द यानी घूमने फिरने वाले लड़के हैं, वो लट्टू नचा रहे। अब ये भी इसको मन कर दिया लट्टू खेलने के लिए, यानी हंस कौवे की जमात में वो भी शामिल होने चला गया। लेकिन आदत से लाचार बड़े ही रोब के साथ मदन ने कहा कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। यानी जो कासू है वो आदत से लाचार है, बोल रहा है कि इसके पास लट्टू भी नहीं है। दूसरे को लट्टू, मदन के लट्टू से बोलता है ये लट्टू मुझे दो, मुझे भी खेलना है। दूसरे लड़के को कोई खास अज नहीं था, यानी दूसरा लड़का से खोखा को कोई भी मतलब दुश्मनी नहीं था। वो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन खोखा वो अपनी जमात में लेने के फायदे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर नहीं थी। दूसरे जो लड़के थे वो बोलते थे कि चलो ठीक है तुम खेल लो, लेकिन जो लड़कों के लीडर था, लीडर कौन था? मदन। मदन को बाबू सेन साहब बहुत ही दुदकार के डांट के भेजे थे, वो गुस्सा अलग था। मदन क्या बोल रहा है? मदन ऐसा नहीं, ठीक है ना, बोलता है कि नहीं खेलने दूंगा, क्योंकि जो मदन है उन लड़कों का सरदार है, ठीक है। उसने छूटते ही जवाब दिया कि अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, लट्टू भी है तेरा, जा अपने बाप के मोटर पे बैठ। बोलता है मदन कि लट्टू मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, जाओ, तुम्हारे पास लट्टू है कि लट्टू खेलेगा, जाओ अपने बाप के मोटर गाड़ी पे बैठ। कासू तैस में आ गया, और कासू तैस में आ गया। इसी उम्र में नौकर पे अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना ताव देखा, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब क्या होता है भाई कि मदन को क्या करता है, मदन जो है बाबू आपको याद रखना है, मदन बोलता है कि मैं तुम्हें लट्टू नहीं दूंगा खेलने के लिए, जाके अपने बाप की गाड़ी पे बैठ। तो जो कासू है ना, किसी को भी पीटते रहता है, नौकर को भी, बहनों को भी पीटता है। तो इसी तैस में आके ये मदन को भी क्या करता है, कासू एक घूसा रसीद कर देता है। तो चोर गुंडे डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वो झट से कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद का, युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई आहते में लड़ाई थी, आहत में यह लड़ाई होती रही। यानी पूरा अब क्या हुआ ना कि पहले कासू एक फाइट मदन को मार दिया, अब फिर क्या हुआ, मदन जो है टूट पड़ा, बहुत मार मारा, ठीक है ना, कासू को। तो कासू शेर हो जाता, वहां से रोते हुए 1 मिनट बाद ही वो रोते हुआ अपना जान लेकर भागा। अब लड़ाई हुआ तो मदन उसको इतना मारा कि 1 मिनट में क्या हुआ, अपना जान बचाकर वहां से भागा। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। यानी महल और झोपड़ी, यानी अमीर और गरीब के बीच लड़ाई होगा तो हमेशा अमीर आदमी ही जीतेगा। उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहां। उन्होंने तो अपने दर्दमय लीडर मदन की अपने माता पिता मालिक के लड़के की है। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने के बाद तुरंत ही सहमते हुए तीतर बीतर हो गए। लड़कों को खूब मजा आया, मतलब मदन और कासू में लड़ाई हुआ, खूब मजा आया, खूब लड़के ताली बजा बजा देख रहे थे। मदन क्या किया, 1 मिनट में इतना मार मारा कि वो अपना जान बचा के भाग निकला, ठीक है, रोते हुए घर पे गया। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता कहां, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरा, ठीक है, मारा भरा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुसा, लेकिन उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था कि
यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी। अब आज पता है कि भाई और दिन तो कम बदमाशी करते हैं तो पिताजी इतना मारते हैं, आज तो मदन को मार के 2 दांत तोड़ दिए हैं, आज पिताजी बहुत मारेंगे गिरधर लाल। इसी डर में था वो। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई में घुसा, मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी, इसीलिए इतना इत्मीनान से के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास आकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़े ताजुब हुआ और बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। जब देखा कि उसके भूख लगा तो बगल की खिड़की से घर में भी नहीं जा रहा था कि बहुत मार मिलेगा मुझे, बगल की घर रास्ते से गया, पीछे के दरवाजे से रसोई घर में घुसा, खाना खाया भरपेट। बगल में देख रहा था कि आज बाबूजी तो मतलब शांत दिखाई दे रहे हैं, आज तरज गरज नहीं रहे मारने के लिए, शांत हैं। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वो ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबूजी ने झल्लास कर कहा, अरे भाई बतलाया तो सेन साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन उसकी सजा तो यहाँ पे तजबीज हो रही थी, सुनने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे उसकी औरत पूछती है, यानी मदन की माँ पूछती है कि सेन साहब ने क्या कहा, तो बोलते हैं मतलब थोड़ा चिल्ला के कि सेन साहब ने कहा कि आज से तुम्हारी मेरी नौकरी मेरे कंपनी में कोई काम नहीं है, मेरा घर भी छोड़ देना और तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी जब कासू का दांत तोड़ दिया था मदन, तो मदन रोते हुए मदन कासू का दांत तोड़ दिया था, कासू रोते हुए घर पे गया और मदन जो कासू को देख के सेन साहब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए और मदन के पिता को गिरधरलाल को फैक्ट्री से निकाल दिए और बोले कि तुम फैक्ट्री से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो तुमको घर दिए हैं वो भी छोड़ दो और कल तनख्वाह ऑफिस से आके ले जाना, ठीक है ना। इतना बात। दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला। अब सोचा कि मदन मेरे बारे में कोई बात नहीं हो रहा, चुपचाप जाके चरपाई पे सो जाता हूं। तब अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। अब सोचा कि मेरे बारे में तो कुछ बात हो ही नहीं रहा है, पिताजी गुस्सा है ही नहीं, जाके आराम से खा पी लिया, अब सो रहा हूं। तभी उसका क्या होता है, लोटे से टकरा जाता है। लोटा पैर से टकराता है तो बहुत तेज आवाज होता है, तेज आवाज हुआ। लोटे ने यहाँ पे ठन ठन, ये आपको याद नहीं, ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। सदन चौक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती में अपना हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। अब जैसे ही पैर लोटा से टकराया, खटखट आवाज सुनाई दिया। गिरधर आया और गिरधर की पत्नी दोनों आया। अब मदन मार खाने के लिए से दोनों हाथ बांध के ऐसे अपने पिताजी के सामने खड़ा हो गया कि अब पिटाऊंगा। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। मतलब अब मदन जो है ना अक्सर अपने पिताजी के साथ पीटता था, तो सोचा कि आज भी पीटूंगा, पहले से ही हाथ उत बांध के रेडी था पीटने के लिए। गिरधर निस्सहाय निठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांतों को भींच कर लिया। यानी जब गिरधर लाल बढ़ा अपने बेटे की तरफ, मदन की तरफ बढ़ा, तो मदन को लगा मेरे को पीटने आ रहे हैं, तो दांत ऐसे कस के दबा रहा है कि अब पिताजी मुझे मारेंगे। मदन के बिल्कुल पास गया था। अचानक वह ठिठक गया, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल छट गया। उसने लपककर मदन को अपने हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देखते रह गया। अब मदन सोच रहा था मैं पिटाऊंगा, लेकिन इसके पिताजी जाते हैं, दोनों बाह में उसे पकड़ के अपने गोद में ले लेते हैं मदन को। उसे याद नहीं है कि उसके पिताजी ने कब इस तरह से प्यार किया। मदन को भी याद नहीं कि इतना प्यार पिताजी ने मुझे कब किया, आज कर रहे हैं। आज पिटाने वाला था, लेकिन मदन क्यों हमें इतना प्यार कर रहे हैं। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। साबस बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिए, हा हा हा। फिर बोलते हैं कि मतलब मैं डर रहा था सेन साहब से बात उत करने में, और तुमने क्या किया, सेन साहब के बेटे का ही 2 दांत तोड़ दिया, हा 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 हंसते हैं और ये कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।